क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 78% लोग, जिनमें सालाना 80 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले भी शामिल हैं, एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक किसी तरह गुजारा करते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? आखिरकार कोई 6 अंकों की सैलरी वाला इंसान आर्थिक रूप से संघर्ष कैसे कर सकता है? सच तो ये है कि आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपकी आदतें ही ये तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीबी के चक्र में फंसे रहेंगे। ये बात मध्यम वर्ग से लेकर उच्च आय वाले लोगों तक सब पर लागू होती है। शायद आप इस बात से खुद को जोड़ पाएं। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में ऐसा लगता है कि निवेश करने या आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने के लिए कभी कुछ बचता ही नहीं है। ये कमाई की समस्या नहीं है, ये आपके व्यवहार की समस्या है। ये वो छोटे छोटे फैसले हैं जो धीरे धीरे आपका पैसा निचोड़ लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज हम ऐसी 15 आम मध्यम वर्गीय आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको आर्थिक आजादी पाने से रोक रही हैं, और सबसे जरूरी, आप उन्हें अभी से कैसे बदलना शुरू कर सकते हैं। दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर बनने की कुंजी छोटी छोटी बातों में, आपकी आदतों में छिपी है। अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये पहला कदम है, इन आदतों को पहचानना और उन्हें खत्म करना शुरू करना। क्या आपने कभी इस चक्र से बाहर निकलने और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखने की कल्पना की है? ये आपके विचार से कहीं ज्यादा करीब है। नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं बुरी आदतें छोड़कर अमीर बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस बात को स्वीकार करना ही आपकी वित्तीय जिंदगी को बदलने और धन निर्माण की यात्रा शुरू करने का पहला कदम है। चलिए धन को नष्ट करने वाली पहली आदत के बारे में बात करते हैं, कार की ईएमआई भरना। क्या आप जानते हैं कि 2024 में भारत में एक नई कार की औसत ईएमआई 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह है? ये उस चमचमाती नई कार के लिए एक वाजिब रकम लग सकती है ना? लेकिन यहीं पर एक पेच है। अगर आप लोन के लिए हर महीने ये रकम चुकाने के बजाय इसे 7% सालाना रिटर्न देने वाली किसी चीज में, जैसे कि एक इंडेक्स फंड की एसआईपी में निवेश करते, तो 10 सालों में आपके पास लगभग 25 लाख रुपए होते। है ना कमाल की बात? इसे हम दौलत का बीज बोना कहते हैं, बजाय एक बिना पैंदे के घड़े में पानी डालने के। सच तो यह है कि कई लोग नई कार को सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक नई कार शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत खोना शुरू कर देती है, यानी ये हर किलोमीटर पर आपको और गरीब बना रही है। समझदारी इसी में है कि एक अच्छी सेकंड हैंड कार खरीदें और नकद में भुगतान करें। नकद में भुगतान करने का विचार पुराना लग सकता है, लेकिन यह ब्याज के जाल से बचने और हजारों रुपए बचाने की कुंजी है, जिसे आप उन निवेशों में लगा सकते हैं जो वास्तव में रिटर्न देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे आसपास सभी के पास नई कार है, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये एक मानसिक जाल है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक महंगी कार खरीदना आपके द्वारा की जा सकने वाली सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है। जो सच में अमीर हैं, वे दौलत का दिखावा करने की चिंता नहीं करते, वे असली दौलत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक कार एक देनदारी, लायबिलिटी, संपत्ति नहीं। देनदारियां आपका पैसा खत्म करती हैं, जबकि संपत्तियां आपको और अमीर बनाती हैं। सोचिए, एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए। मान लीजिए आपने एक पुरानी कार कैश में खरीदकर मासिक ईएमआई से परहेज किया। अब आप हर महीने 10,000 रुपए लोन पर खर्च करने के बजाय उस पैसे को किसी इंडेक्स फंड या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी ठोस कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। कुछ ही सालों में यह स्मार्ट फैसला आपकी दौलत को बढ़ा सकता है, जबकि जो लोग अपनी कारों को फाइनेंस करते हैं, वे अभी भी ब्याज चुका रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के बदलाव के लिए बड़े त्याग की नहीं, बस मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। नई कार जैसी अस्थायी विलासिता को छोड़कर आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अमीर लोग लंबी अवधि का सोचते हैं, जबकि गरीब तत्काल में फंसे रहते हैं। हर रुपया जो आप आज बचाते और निवेश करते हैं, वो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाता है। ये पसंद का मामला है।
क्या आप अभी अमीर दिखना चाहते हैं या भविष्य में वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं? अब दूसरी आदत पर आते हैं जो कई लोगों को अमीर बनने से रोकती है, जरूरत से ज्यादा खरीदना। कौन है जो कुछ नया पाने की इच्छा के आगे नहीं झुका, भले ही उसकी सच में जरूरत ना हो? ये कपड़े, एक नया गैजेट या फर्नीचर या उपकरण जैसी कोई बड़ी चीज हो सकती है। और जानते हैं इससे भी बुरा क्या है? ये व्यवहार लोगों के गरीबी में फंसे रहने के मुख्य कारणों में से एक है। आवेग में की गई खरीदारी, इंपल्स बाइंग, पैसे फेंकने जैसा है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं या बस खुद को इनाम देना चाहते हैं। समस्या ये है कि ये खरीदारियां जो उस समय हानि रहित लगती हैं, समय के साथ ढेर हो जाती हैं। सच तो ये है कि इनमें से ज्यादातर चीजें जल्दी ही अपनी कीमत खो देती हैं और अंत में आपने वो पैसा खर्च कर दिया होता है जो निवेश किया जा सकता था। आपको वो एहसास याद है जब आप महीनों पहले खरीदी किसी चीज को देखकर सोचते हैं, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत थी? यही वो विचार है जो आपको कुछ भी खरीदने से पहले सोचना चाहिए। इस जाल में फंसने से बचने का एक अच्छा तरीका है कि किसी भी खरीदारी से पहले खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक शौक है? अगर जवाब शौक है तो सलाह ये है कि अपना पैसा बचा कर रखें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने का मतलब है कि हर साल आपकी जेब में सैकड़ों या हजारों अतिरिक्त रुपए हो सकते हैं। और अगर आप सच में स्मार्ट हैं तो हर रुपया जो आप अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करते हैं, उसे निवेश किया जा सकता है, जो आपको सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने में मदद करेगा। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि आप उस नए स्मार्टफोन को खरीदने के प्रलोभन का विरोध करते हैं जिसकी कीमत लगभग 70,000 से 80,000 रुपए है, और इसके बजाय आप उस पैसे को निवेश करने का फैसला करते हैं। समय के साथ वो निवेश महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न कर सकता है। अपने पैसे को बढ़ते हुए देखने का एहसास एक नए गैजेट के मालिक होने की क्षणिक खुशी से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अमीर लोग ये जानते हैं और अपना ध्यान उन निवेशों पर रखते हैं जो वास्तविक रिटर्न लाते हैं, जबकि गरीब लगातार तत्काल संतुष्टि का पीछा करते रहते हैं। मानसिकता में ये बदलाव आसान नहीं है, खासकर जब हम विज्ञापनों और उपभोग के सामाजिक दबावों से घिरे हों। लेकिन ये सीखकर कि आपको वास्तव में क्या चाहिए और क्या सिर्फ एक अस्थायी इच्छा है, आप उन खर्च करने की आदतों से खुद को दूर करना शुरू कर देते हैं जो आपकी दौलत को खत्म करती हैं। सलाह सरल है, अगर आप इसके बिना जी सकते हैं तो इस पर अपना पैसा खर्च करने लायक नहीं है। अब तीसरी आदत पर चलते हैं जो दौलत को नष्ट करती है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए खर्च करना। डिजाइनर कपड़े, नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी एक्सेसरीज। कितनी बार आपने किसी को सिर्फ ये दिखाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करते देखा है कि उनके पास पैसा है? ये आपके विचार से कहीं ज्यादा होता है और ये उन व्यवहारों में से एक है जो लोगों को सबसे ज्यादा गरीबी में रखता है। विडंबना ये है कि जो लोग भौतिक चीजों के माध्यम से धन का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वे अक्सर दिखने से कहीं ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं। जब आप कपड़ों और गैजेट्स पर सिर्फ इसलिए सैकड़ों या हजारों रुपए खर्च करते हैं तो आप अपनी दौलत को जोखिम में डाल रहे हैं। मुझे गलत मत समझिए, हम सभी को अच्छा लगता है कि हम जो पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अच्छा महसूस करें, लेकिन सोच समझकर खरीदारी करने और सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक नया आईफोन या लग्जरी स्नीकर्स ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन वे आपको लंबी अवधि में धन जमा करने में मदद नहीं करेंगे। वास्तव में वे जाल हैं जो आपका पैसा खत्म करते हैं। यहाँ का रहस्य सरल है, स्मार्ट खरीदारी को प्राथमिकता दें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती है। एक प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या ये सच में मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा या मैं इसे सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा दिखने के लिए खरीद रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ स्टेटस है तो शायद पुनर्विचार करने का समय आ गया है। जो सच में अमीर हैं वे इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे क्या सोचते हैं, वे उन संपत्तियों में निवेश करते हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जबकि गरीब एक छवि बनाए रखने की कोशिश में कर्ज में फंस जाते हैं।
एक वास्तविक उदाहरण, जबकि कई लोग बाजार में सबसे महंगे स्मार्टफोन का पीछा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो पैसे के मूल्य को समझता है वो एक ज्यादा बेसिक मॉडल चुन सकता है और अंतर को एक इंडेक्स फंड में निवेश कर सकता है। कौन ज्यादा स्मार्ट विकल्प बना रहा है? ये ट्रेंडी गैजेट नहीं है जो आपको अमीर बनाएगा, बल्कि अपने पैसे को किसी ऐसी चीज की ओर मोड़ने के छोटे छोटे दैनिक निर्णय जो रिटर्न उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने उस 70,000 रुपए का निवेश किया जो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर खर्च नहीं किया, और उस राशि को वर्षों तक बढ़ते हुए देखा। ये धन का निर्माण है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया हमें ये विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें हमेशा सबसे महंगे कपड़ों के साथ स्टाइल में रहना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच में अमीर क्या करते हैं? वे उद्देश्य से खरीदते हैं, मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चुनते हैं, और अक्सर ब्रांडों का दिखावा किए बिना विवेकपूर्ण कार्यात्मक कपड़े पहनते हैं। अंतर यह है कि जहां ज्यादातर लोग अमीर दिखने की चिंता करते हैं, वहीं वे वास्तव में अमीर बनने में व्यस्त रहते हैं। अगर आप सच में अपना वित्तीय भविष्य बदलना चाहते हैं, तो पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि दौलत आपके कपड़ों या आपकी कार में नहीं है, ये आपके दैनिक विकल्पों में है। उन छोटी आदतों में है जो पैसा खर्च करने के बजाय जमा करती हैं। और आदतों की बात करें तो अगली आदत सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे विनाशकारी में से एक है। चौथी आदत, नियमित रूप से बाहर खाना और खाना ऑर्डर करना। ये हानि रहित लगता है, आखिरकार यहाँ वहाँ कुछ 100 रुपए से क्या फर्क पड़ता है ना? गलत। क्या आप जानते हैं कि भारतीय औसतन सालाना बाहर खाने और डिलीवरी पर कितना खर्च करते हैं? लगभग 35,000 रुपए। कल्पना कीजिए कि अगर ये राशि निवेश या बचत की ओर निर्देशित की जाती तो आप क्या कर सकते थे? आपके द्वारा ऑर्डर किया गया हर भोजन उस क्षण में एक छोटी सी लग्जरी हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये आपकी दौलत को खत्म कर रहा है। समस्या ये है कि आज अपने फोन पर एक ऐप के माध्यम से ज़ोमैटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करना इतना आसान हो गया है कि ये आपके बजट में एक बड़ा छेद कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। मुझे गलत मत समझिए, हम सभी समय समय पर एक विशेष भोजन के हकदार हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब ये एक आदत बन जाती है। अगर आपकी दिनचर्या में अक्सर दोपहर और रात का खाना बाहर और डिलीवरी शामिल है, तो आपका बजट आपकी नजरों के सामने खत्म हो रहा है। जानकारी के बिना पीड़ित हो सकता है। घर पर भोजन तैयार करना एक व्यावहारिक और किफायती समाधान है। आप क्या खाते हैं, इस पर बेहतर नियंत्रण रखने के अलावा आप ये भी नियंत्रित करते हैं कि आप कितना खर्च करते हैं। खाना पकाना पहली बार में एक झंझट लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी योजना के साथ आप देखेंगे कि आप एक महीने में हजारों रुपए बचा सकते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि काम के सप्ताह के दौरान दोपहर के भोजन पर 300 रुपए खर्च करने के बजाय आप अपना भोजन आधे से भी कम कीमत पर तैयार करते हैं। महीने के अंत में अंतर 4,000 रुपए या उससे अधिक हो सकता है। अब कल्पना कीजिए कि इस बचत को मासिक रूप से निवेश किया जाए। वर्षों में ये राशि तेजी से बढ़ती है, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खाना ऑर्डर करने की आदत को अपना भोजन बनाने से बदल दिया। दौलत छोटे छोटे फैसलों में बनती है। और इस समीकरण का एक और पक्ष है स्वास्थ्य। घर पर खाना पकाने का मतलब आमतौर पर बेहतर खाना होता है, और फास्ट फूड या तैयार भोजन पर कम खर्च करने से आपका पैसा अभी बच सकता है और भविष्य के स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को रोक सकता है। ये एक दोहरा लाभ है, भोजन पर कम खर्च और डॉक्टरों और उपचारों पर कम भविष्य की लागत। जब आप इन बातों को जोड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि घर पर खाना पकाने की आदत एक ऐसा फैसला है जो आपकी दौलत को कई तरीकों से सीधे प्रभावित करता है। बेशक किसी को भी कभी कभार बाहर खाने या टेक आउट ऑर्डर करने की खुशी को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुंजी संतुलन है। अगर आप इसे नियम के बजाय अपवाद बनाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि महीने के अंत में आपके पास कितना पैसा बचेगा। अमीर जानते हैं कि अपने निवेश को अधिकतम करने के लिए कहां कटौती करनी है, जबकि गरीबी में फंसे लोग छोटे छोटे दैनिक प्रलोभनों के आगे झुकते रहते हैं। अब बात करते हैं पांचवी आदत की, छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित न करना, खासकर वे जो अदृश्य लगते हैं, जैसे मासिक सब्सक्रिप्शंस और सेवाएं जिनका आप शायद ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। सोचिए कि आपके पास कितने स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, शायद 1 या 2 और प्लेटफॉर्म्स भी।
और ये यही नहीं रुकता, जिम, प्रोडक्टिविटी एप्स, गेम्स और शायद वाइन सब्सक्रिप्शन भी है। साइन अप करते समय ये सभी सेवाएं सस्ती लगती हैं, लेकिन जब इन्हें जोड़ा जाता है तो वे आपके बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले सकती हैं। ये छोटे खर्च किसी का ध्यान नहीं खींचते क्योंकि वे स्वचालित रूप से कट जाते हैं, और आप शायद ही कभी ये सवाल करने के लिए रुकते हैं कि क्या आपको वास्तव में इन सभी की जरूरत है। एक स्ट्रीमिंग सेवा यहाँ, एक संगीत ऐप वहाँ, और इससे पहले कि आपको पता चले आप गैर जरूरी चीजों पर प्रति माह 2000 से 3000 रुपए या उससे अधिक खर्च कर रहे हैं। अब मेरे साथ सोचिए, अगर आप ज्यादा चयनात्मक होते तो उस पैसे का क्या किया जा सकता था। एक साल के दौरान इन खर्चों को जमा करने से एक महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। यहाँ समाधान सरल है। अपने सभी सब्सक्रिप्शन और मासिक सेवाओं की पूरी समीक्षा करें, रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में इन सभी का उपयोग करता हूँ। आपको शायद पता चले कि आपने 3 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सदस्यता ली है लेकिन केवल एक का उपयोग करते हैं, या आप अभी भी एक जिम सदस्यता के लिए भुगतान कर रहे हैं जहां आप मुश्किल से जाते हैं। जो जरूरी नहीं है उसे रद्द करें और उस पैसे को किसी ऐसी चीज की ओर मोड़ें जो वास्तव में रिटर्न लाए, चाहे वो निवेश हो या आपातकालीन निधि। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप 3 सब्सक्रिप्शन रद्द करते हैं जो महीने में 1500 रुपए के बराबर हैं। ये छोटा लग सकता है, लेकिन एक साल में ये पहले से ही 18,000 रुपए की बचत है। आने वाले वर्षों का तो कहना ही क्या। अब अगर आप इस राशि को मासिक रूप से निवेश करते हैं तो आप समय के साथ एक महत्वपूर्ण राशि जमा कर सकते हैं। ये उस तरह की बचत है जो वास्तव में आपके बजट को प्रभावित करती है, बिना बड़ी चीजों को छोड़े। अपने बार बार के खर्चों की छोटी समीक्षाएं भविष्य में बड़े लाभ में बदल सकती हैं। और सच ये है, जो लोग वास्तव में अमीर बनते हैं वे इन विवरणों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि कहां अतिरिक्त खर्चों में कटौती करनी है और कहां बुद्धिमानी से निवेश करना है। जबकि कई लोग इन छोटी सेवाओं के बारे में सोचे बिना खर्च करते हैं जिनका वे मुश्किल से उपयोग करते हैं। जो लोग अपने वित्त का प्रबंधन अच्छी तरह से करते हैं वे पूरी तरह से जानते हैं कि हर रुपया कहां जाता है। अपने बजट से अदृश्य अतिरिक्त खर्चों को समाप्त करके आप अपनी वित्तीय नींव को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही अपने धन लक्ष्यों के करीब आ रहे हैं। अब बात करते हैं छठी आदत की, जो कई लोगों को धन बनाने से रोकती है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज जमा करना। ये सबसे आम वित्तीय गलतियों में से एक है और आंकड़े डरावने हैं। भारत में औसतन लोग हजारों रुपए क्रेडिट कार्ड के कर्ज में दबे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि ऊंची ब्याज दरें इन कर्जों को खतरनाक दर से बढ़ाती हैं। एक साधारण खरीदारी को एक ऐसे स्नोबॉल में बदल देती हैं जो महीने दर महीने बढ़ता रहता है। क्रेडिट कार्ड एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, लेकिन जब गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक जाल बन जाता है जो आपकी दौलत को खत्म कर देता है। अभी खर्च करना और बाद में सोचना आकर्षक लगता है, लेकिन यही वो तरीका है जिससे आप कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं। समस्या ये है कि कई लोग न्यूनतम शेष राशि का भुगतान करने के आदी हो जाते हैं, ये महसूस किए बिना कि ये अभ्यास केवल प्रक्रिया को लंबा करता है। ऐसा करके आप खरीदारी की मूल लागत से कहीं ज्यादा भुगतान कर रहे हैं और हर महीने ब्याज जमा होता रहता है, जिससे कर्ज चुकाना और भी मुश्किल हो जाता है। समाधान रणनीतिक होना है। अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड का कर्ज है तो आपकी प्राथमिकता इसे जल्द से जल्द खत्म करना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम भुगतान करना कोई विकल्प नहीं है। एक कार्य योजना बनाएं, सबसे ज्यादा ब्याज दरों वाले कर्जों को प्राथमिकता दें और उन्हें एक एक करके चुकाएं। यदि संभव हो तो शेष राशि को कम ब्याज वाले कार्ड में स्थानांतरित करने या बेहतर शर्तों के साथ व्यक्तिगत ऋण लेने पर विचार करें ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कार्ड पर 1 लाख रुपए का कर्ज है जो सालाना 36% ब्याज लेता है। अगर आप केवल न्यूनतम भुगतान करते रहते हैं तो इस कर्ज से छुटकारा पाने में आपको 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं और अंत में आप मूल 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा भुगतान कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप मासिक भुगतान को दोगुना करने का प्रयास करते हैं और अंततः शेष राशि का भुगतान करते हैं तो आप ब्याज में एक महत्वपूर्ण राशि बचाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस स्नोबॉल से खुद को मुक्त करेंगे।
इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को दुश्मन के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। ये बुद्धिमानी से उपयोग किए जाने पर एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। कई कार्यक्रम रिवॉर्ड, कैशबैक और लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन चाल ये है कि हर महीने हमेशा पूरी शेष राशि का भुगतान करें। अगर आप कर्ज जमा किए बिना कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप ब्याज को अपने बजट को नष्ट किए बिना लाभ उठा रहे हैं। कर्ज के संचय से बचकर आप अपने वित्त पर नियंत्रण कर रहे हैं और धन निर्माण के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को पीछे छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं 7वीं आदत की, जो आपकी दौलत को नष्ट कर सकती है, अपनी हैसियत से बड़ा घर खरीदना। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि एक सामाजिक दबाव है कि घर का मालिक होना सफलता का प्रतीक है। लेकिन अगर आप इसे उचित योजना के साथ नहीं करते हैं तो आप अपने वित्त पर बहुत ज्यादा बोझ डाल सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य से समझौता कर सकते हैं। एक ऐसा घर खरीदना जिसे आप वास्तव में वहन नहीं कर सकते, उन फैसलों में से एक है जो लोगों को सबसे ज्यादा वित्तीय कठिनाई में डालते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वे होम लोन के लिए योग्य हैं, वे खरीदारी का खर्च उठा सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बैंक द्वारा स्वीकृत राशि हमेशा ये नहीं दर्शाती है कि आप अपने जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना वास्तव में क्या वहन कर सकते हैं। बैंक कई कारकों के आधार पर आपकी भुगतान करने की क्षमता का आकलन करते हैं, लेकिन वे अप्रत्याशित घटनाओं या जीवन शैली में होने वाले बदलावों पर विचार नहीं करते हैं जो समय के साथ हो सकते हैं। जब आप अपनी क्षमता से परे एक होम लोन लेते हैं तो आप महीने दर महीने जीने लगते हैं और कोई भी आपात स्थिति सब कुछ गड़बड़ा सकती है। समाधान ये है कि अपने बजट के भीतर एक घर खरीदें और एक आपातकालीन निधि रखें। एक अच्छा नियम यह है कि होम लोन की ईएमआई, जिसमें टैक्स और बीमा शामिल है, आपकी मासिक टेक होम सैलरी के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि आपके बजट में अन्य खर्चों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता में निवेश करने के लिए जगह होगी और कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करने वाली एक आपातकालीन निधि रखना न भूलें। इस तरह आप नौकरी छूटने या बड़े स्वास्थ्य खर्च जैसी किसी अप्रत्याशित घटना के मामले में सुरक्षित रहते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति टैक्स के बाद प्रति माह 1 लाख रुपए कमाता है। आदर्श रूप से उनकी ईएमआई 25,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग 40,000, 50,000 या उससे अधिक का लोन ले लेते हैं, ये सोचकर कि वे प्रबंधन कर लेंगे। होता यह है कि उनका बजट तंग हो जाता है और घर के रखरखाव या अप्रत्याशित मरम्मत जैसे किसी भी लागत वृद्धि या अतिरिक्त खर्च से और ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है। ये उस तरह का फैसला है जो कई लोगों को लंबी अवधि में धन जमा करने से रोकता है। अपनी अचल संपत्ति की खरीद को एक रूढ़िवादी बजट के भीतर रखकर आप न केवल अधिक मानसिक शांति सुनिश्चित करते हैं, बल्कि भविष्य में निवेश करने के लिए जगह भी छोड़ते हैं। आखिरकार वास्तविक धन केवल उस घर में नहीं है जिसमें आप रहते हैं, बल्कि उन संपत्तियों में है जो आप समय के साथ बनाते हैं। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका घर आपकी कुल संपत्ति का हिस्सा है, लेकिन ये एकमात्र जगह नहीं होनी चाहिए जहां आपका पैसा फंसा हो। चलिए 8वीं आदत पर चलते हैं, जो धन बनाने की आपकी क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करती है। आपातकालीन निधि रखने के बजाय क्रेडिट पर निर्भर रहना। ये सबसे बड़ी वित्तीय गलतियों में से एक है जो कोई भी कर सकता है। कई लोग जब किसी आपात स्थिति का सामना करते हैं तो क्रेडिट कार्ड या त्वरित ऋण की ओर रुख करते हैं, और इसमें क्या समस्या है? खैर, इन क्रेडिट रूपों के साथ आने वाली ऊंची ब्याज दरें एक छोटी सी वित्तीय आपात स्थिति को एक बहुत बड़ी समस्या में बदल सकती हैं। इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए, आपकी कार खराब हो जाती है या आपके पास एक अप्रत्याशित चिकित्सा खर्च आता है। अगर आपके पास आपातकालीन निधि नहीं है तो आप शायद इन लागतों को कवर करने के लिए क्रेडिट की ओर रुख करेंगे। जो एक त्वरित समाधान के रूप में शुरू होता है, वो एक दीर्घकालिक बोझ बन जाता है, जिसमें ब्याज बढ़ता रहता है और भुगतान करना कठिन और कठिन होता जाता है। इसी तरह कई लोग कर्ज के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे बचना मुश्किल होता है।
और अमीर बनने के लिए काम करने के बजाय आप सिर्फ ब्याज पर ब्याज चुकाकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। समाधान सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। एक मजबूत आपातकालीन निधि बनाएं जो 3 से 6 महीने के आवश्यक खर्चों को कवर करे। ये निधि आपकी अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ आपकी पहली रक्षा पंक्ति है और आपको संकट के समय में ऋण या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने से बचाती है। कुंजी छोटी शुरुआत करना है। भले ही आप प्रति माह केवल 5,000 या 10,000 रुपए बचा सकते हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समय के साथ एक रिजर्व बना रहे हैं। ये राशि बढ़ती है और इससे पहले कि आपको पता चले, आपके पास अपने बजट को नुकसान पहुंचाए बिना आपात स्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त होगा। एक प्रैक्टिकल उदाहरण चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए की आपातकालीन निधि है। ये कार की मरम्मत, अस्पताल का दौरा या यहाँ तक कि बेरोजगारी की अवधि जैसी सबसे आम आपात स्थितियों को कवर करता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके पास ये निधि नहीं थी और आपको उसी राशि पर 36% ब्याज का भुगतान करने वाले क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ ही समय में 2 लाख रुपए का कर्ज आसानी से 2,50,000 या उससे अधिक में बदल सकता है। और ये ठीक उसके विपरीत है जो आप चाहते हैं जब आप धन बनाने की कोशिश कर रहे हों। इस आपातकालीन निधि का निर्माण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जब आपके पास एक रिजर्व उपलब्ध होता है तो आप अपने निवेश का त्याग किए बिना या कर्ज के चक्र में फंसे बिना अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अमीर इसे समझते हैं, वे अप्रत्याशित के लिए तैयारी करते हैं और क्रेडिट पर निर्भर रहने से बचते हैं। ये न केवल उनकी दौलत की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें वित्तीय संकटों से निपटने के बजाय अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की भी अनुमति देता है। अब 9वीं आदत के बारे में बात करते हैं जो अमीर बनने की आपकी क्षमता को बाधित करती है। अपने कर्ज पर केवल न्यूनतम भुगतान करना। ये सबसे आम गलतियों में से एक है और बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि ये उनके दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप क्रेडिट कार्ड जैसे कर्जों पर केवल आवश्यक न्यूनतम राशि का भुगतान करते हैं तो आप वास्तव में कर्ज चुकाने में लगने वाले समय को और ब्याज को जमा होने दे रहे हैं। ये आपको गरीबी में फंसाए रखने का एक आदर्श चक्र है। समस्या ये है, जब आप केवल न्यूनतम भुगतान करते हैं तो उस भुगतान का अधिकांश हिस्सा सीधे ब्याज में जाता है, न कि कर्ज की मूल शेष राशि में। दूसरे शब्दों में, आप अभी भी लगभग उतनी ही राशि के कर्जदार हैं, जबकि ब्याज महीने दर महीने आपका पैसा खाता रहता है। ये कर्ज बढ़ता है और इससे पहले कि आपको पता चले, आप मूल राशि से दोगुना या उससे भी अधिक भुगतान कर रहे हैं। इसे हम एक वित्तीय जाल कहते हैं और एक बार अंदर जाने के बाद बिना बड़े बदलाव किए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। समाधान यह है कि अपने कर्जों को जल्दी चुकाने को प्राथमिकता दें। सिर्फ न्यूनतम भुगतान करने के बजाय हर महीने मूल शेष राशि को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। एक प्रभावी तरीका स्नोबॉल दृष्टिकोण है। पहले छोटे कर्जों को चुकाना शुरू करें जो आपको प्रगति का एहसास देता है और फिर बड़े कर्जों पर भुगतान बढ़ाएं। एक और विकल्प एवलांच दृष्टिकोण है, जहां आप सबसे ज्यादा ब्याज दरों वाले कर्जों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप जो भी तरीका चुनें, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूनतम से संतुष्ट होना बंद करें। आज भुगतान किया गया हर अतिरिक्त रुपया एक ऐसा रुपया है जिसे आपको कल ब्याज में नहीं देना पड़ेगा। एक वास्तविक उदाहरण चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज है जिस पर 36% वार्षिक ब्याज दर है। अगर आप केवल 2,000 रुपए प्रति माह का न्यूनतम भुगतान करते हैं तो उस कर्ज को चुकाने में आपको 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे और आप अंत में ब्याज में मूल राशि का लगभग दोगुना भुगतान करेंगे। लेकिन अगर आप अपने भुगतान को दोगुना करके 4,000 रुपए प्रति माह कर देते हैं तो आप 3 साल से भी कम समय में कर्ज मुक्त हो सकते हैं और ब्याज में हजारों रुपए बचा सकते हैं। ये उस तरह का फैसला है जो एक ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर करता है जो कर्ज में फंसा रहता है और जो धन बनाता है। यहाँ लक्ष्य कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करना है ताकि जो पैसा पहले ब्याज चुकाने में जाता था उसे निवेश में पुनर्निर्देशित किया जा सके।
अमीर समझते हैं कि धन बनाने के मामले में समय सबसे बड़ा सहयोगी है और हर महीना जो आप अपने कर्जों पर न्यूनतम भुगतान करते हुए बिताते हैं वो अपने भविष्य के लिए निवेश करने में खोया हुआ एक महीना है। इन जंजीरों से खुद को मुक्त करें और निर्माण शुरू करें। चलिए अब 10वीं आदत की बात करते हैं जो आसानी से आपके फाइनेंस को बर्बाद कर सकती है। बड़े खर्चों के लिए योजना न बनाना। कार खरीदना, घर बनवाना या शादी की योजना बनाना ये बहुत बड़े वित्तीय फैसले हैं और कई लोग सिर्फ इसलिए क्रेडिट पर निर्भर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से योजना नहीं बनाई थी। यहाँ समस्या साफ है, जब आप इन बड़ी खरीदारियों को लोन पर करते हैं तो ब्याज की वजह से आपको लंबी अवधि में कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ब्याज धन निर्माण का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब लोग इन बड़े खर्चों के लिए योजना नहीं बनाते तो वे अक्सर लंबे और महंगे फाइनेंसिंग का सहारा लेते हैं, जिसका मतलब है कि एक बड़े कर्ज के बोझ के अलावा आप अपने मासिक बजट को सालों के लिए बांध देते हैं। जैसे भारत में शादी का उदाहरण लें, लोग 20-30 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि समाज में एक शानदार शादी दिखानी है और फिर सालों तक उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। इसका समाधान है इन बड़े खर्चों के लिए एक दीर्घकालिक बचत योजना बनाना, जिसे हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। हाँ, खरीदारी करने से पहले कुछ साल बचत करना शायद उतना रोमांचक ना लगे, लेकिन यही अनुशासन आपको कर्ज के चक्र से बाहर निकालेगा। अगर आप अपनी अगली कार या घर के डाउन पेमेंट के लिए आज से ही सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करते हैं तो आप ब्याज में लाखों रुपए बचा लेंगे। आपकी राय में शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए पहले से प्लानिंग करना कितना जरूरी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब 11वीं आदत की बात करते हैं जो कई लोगों को दौलत जमा करने से रोकती है। सैलरी बढ़ने के बाद अपनी जीवन शैली को बढ़ाना, यानी कुख्यात लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े धोखों में से एक है। आखिरकार ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब उनकी सैलरी बढ़ती है और साथ ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अचानक आप ज्यादा महंगे रेस्टोरेंट में खाने लगते हैं, अपनी मारुति को अपग्रेड करके किया या ह्युंडई ले आते हैं, या वो लग्जरी आइटम खरीदने लगते हैं जो कभी गैर जरूरी लगते थे। समस्या ये है कि अगर हर बार जब आप ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं तो आप कभी भी सचमुच अमीर नहीं बन पाएंगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन खतरनाक है क्योंकि ये वित्तीय सफलता का भ्रम देता है, जबकि हकीकत में आप बस अपनी जेब से पैसा बाहर धकेल रहे होते हैं। जो पैसा निवेश किया जा सकता था वो नए खर्चों में खप जाता है। अमीर बनने का रहस्य ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना बचा और निवेश कर सकते हैं। समाधान सरल है, जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो उस नए पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के बजाय निवेश करें। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लें, मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह बढ़ जाती है। इसे नई कार की ईएमआई या महंगे डिनर पर खर्च करने के बजाय क्यों ना कम से कम 7,000 रुपए की एक और एसआईपी शुरू कर दी जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 साल में 12% के सालाना रिटर्न पर आप 16 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर लेंगे। यह है सैलरी बढ़ने का स्मार्ट उपयोग। अमीरों का रहस्य यही है, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, न कि हर अतिरिक्त पैसा आते ही उड़ा देते हैं। अब 12वीं आदत पर आते हैं जो आपकी वित्तीय वृद्धि को सीमित कर सकती है। सिर्फ अपने पीएफ या ईपीएफ को ही अपना मुख्य निवेश मानना। गलत मत समझिए, ईपीएफ एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर एम्प्लॉयर के योगदान के साथ। लेकिन कई लोग केवल इसी योजना पर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निर्भर रहने की गलती करते हैं, जो एक सीमित दृष्टिकोण हो सकता है। यहाँ समस्या ये है कि ईपीएफ में कई तरह की सीमाएं हैं। आप बिना पेनल्टी के पैसा 58 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकते हैं और आप सालाना कितना योगदान दे सकते हैं इसकी भी एक सीमा है। इसका मतलब है कि अगर आप रिटायरमेंट से पहले बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपने निवेश में विविधता लानी होगी। सिर्फ ईपीएफ पर निर्भर रहना आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी नहीं हो सकता, खासकर अगर आप जल्दी रिटायर होने या जीवन भर अधिक वित्तीय लचीलापन रखने के बारे में सोच रहे हैं। समाधान सरल है, अपने निवेश को ईपीएफ से आगे बढ़ाएं। इसमें एक डीमैट खाता खोलकर सीधे इक्विटी, इंडेक्स फंड, ईटीएफ जैसे निफ्टी 20 और यहां तक कि रियल एस्टेट निवेश भी शामिल हो सकते हैं।
एक डीमैट खाता आपको अधिक लचीले ढंग से निवेश करने और जरूरत पड़ने पर अपने पैसे तक आसानी से पहुंचने का अवसर देगा, पहुंचने की अनुमति देता है। इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश जैसे किराए की संपत्ति खरीदना समय के साथ संपत्ति की कीमत बढ़ने के साथ साथ लगातार पैसिव इनकम उत्पन्न कर सकता है। यही वो तरीका है जिससे अमीर लोग कई इनकम स्ट्रीम बनाते हैं और ठोस वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब हम 13वीं आदत पर पहुंच गए हैं, जो शायद धन बनाने की चाह रखने वालों के लिए सबसे नुकसानदेह है: वित्तीय शिक्षा की कमी। कई लोग अपने पैसे के बारे में फैसले लेने के लिए दूसरों पर, जैसे बैंक मैनेजरों या LIC वाले अंकल पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सच ये है, आपके पैसे की चिंता आपसे ज्यादा कोई नहीं करेगा। अगर आप फाइनेंस, निवेश और पैसा कैसे काम करता है इसकी मूल बातें नहीं समझते हैं, तो आप हमेशा खराब सलाह या गलत फैसलों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। वित्तीय शिक्षा की कमी गलतियों की एक श्रृंखला की ओर ले जाती है, जैसे उन वित्तीय उत्पादों में निवेश करना जो आपके प्रोफाइल के लिए सही नहीं है, से लेकर विकास के अवसरों को नजरअंदाज करने तक, क्योंकि आप उन्हें नहीं समझते। समाधान सरल लेकिन शक्तिशाली है: अपने वित्तीय ज्ञान में निवेश करें। इसका मतलब पर्सनल फाइनेंस पर किताबें पढ़ना हो सकता है, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड या जॉर्ज एस क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप निवेश, बजटिंग और वित्तीय योजना पर ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आपके पैसे पर आपका नियंत्रण उतना ही ज्यादा होगा। आपने कौन सी किताब या कोर्स से सबसे ज्यादा सीखा है? अपना अनुभव जरूर साझा करें। अब हम 14वीं आदत पर आ गए हैं, जो आपकी दौलत की राह में बाधा बन सकती है: अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाले फायदों का पूरा इस्तेमाल न करना। कई कंपनियां आपकी सैलरी के अलावा कई तरह के वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग इन लाभों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे मुफ्त का पैसा टेबल पर ही छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है EPF में कंपनी का योगदान या NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में कॉर्पोरेट मैचिंग। अगर आपका एम्प्लॉयर ये सुविधा देता है और आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो आप सचमुच मुफ्त के पैसे को ठुकरा रहे हैं। ये आपकी रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने का एक आसान और शक्तिशाली तरीका है। एक और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लाभ है कंपनी द्वारा दी जाने वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा कई एम्प्लॉयर वेलनेस प्रोग्राम, शिक्षा सहायता और यहां तक कि परिवहन भत्ते भी देते हैं। इन लाभों का फायदा न उठाना अपनी उंगलियों से पैसा फिसलने देने जैसा है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण सोचिए। आपका एम्प्लॉयर आपके NPS योगदान पर 10% मैच करता है। अगर आप योगदान नहीं करते हैं, तो आप वो 10% मुफ्त का पैसा खो रहे हैं जो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए निवेश कर सकता था। ये छोटी सी रकम 20-30 सालों में चक्रवृद्धि होकर लाखों में बदल सकती है। अमीर हर उपलब्ध संसाधन का अधिकतम लाभ उठाते हैं और इसमें एम्प्लॉयर के लाभ भी शामिल हैं। अब हम 15वीं और शायद सबसे बड़ी मानसिक आदत पर आ गए हैं: ये मानना कि पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है, या दूसरे शब्दों में एक पीड़ित मानसिकता अपनाना। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जो धन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लाचारी की भावना पैदा करती है। कई लोग मानते हैं कि वित्तीय प्रणाली अन्यायी है, कि अमीर और अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि चुनौतियां हैं, इस तरह की सोच आपको अपने वित्त पर नियंत्रण करने और अपना मनचाहा भविष्य बनाने से रोक सकती है। पीड़ित मानसिकता आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाती है जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, महंगाई बहुत है, टैक्स बहुत ज्यादा है। और जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप वो खो देते हैं जो आप कर सकते हैं। समाधान ये है कि आप अपनी मानसिकता को प्रचुरता, अबंडेंस की ओर बदलें। आप ब्याज दरें नहीं बदल सकते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि अपना पैसा कहां निवेश करना है। आप टैक्स नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी जीवन शैली को समायोजित करके ज्यादा बचा सकते हैं।
व्यक्तिगत जिम्मेदारी की मानसिकता अपनाना गरीबी के चक्र से बाहर निकलने और वास्तविक धन का निर्माण शुरू करने का पहला कदम है। अर्थव्यवस्था को दोष देने के बजाय अपने खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करें। क्या गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन काटना, घर पर ज्यादा खाना बनाना या सर्विस फीस पर फिर से बातचीत करना जैसे छोटे बदलाव आपकी मदद कर सकते हैं? अमीर जानते हैं कि रहस्य जानबूझकर निर्णय लेने और लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने में है। अब जब आपने इन 15 आदतों के बारे में जान लिया है, तो अगला सवाल यह है कि आप इस ज्ञान का क्या करेंगे। यह जानना कि आप कहां गलती कर रहे हैं, ये केवल पहला कदम है। असली बात यह है कि आप ये सब अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। हर आदत जिसे आप खत्म करते हैं और हर सचेत वित्तीय फैसला जो आप लेते हैं, वो आपको उस वित्तीय स्वतंत्रता के करीब लाएगा जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं लेकिन कुछ ही हासिल कर पाते हैं। अगर आप इन आदतों को सुधारने और अपनी वित्तीय जिंदगी को बदलने के बारे में और भी शक्तिशाली टिप्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। और हाँ, प्रो बफेट HQ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप अपनी वित्तीय जिंदगी को बदलने का कोई भी मौका न चूकें। ये हंडोंग करने का समय है और हम इस सफर में आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं।